हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके इन दोनों टाइप ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस जो है, यानी उन दोनों में क्या अंतर है, उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो आज की क्लास में देखते हैं कि क्या है मेरे पास। पहला तो ये कि साधारण ब्याज होता क्या है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। जब किसी से पैसे लो या किसी को पैसे दो तो बदले में क्या होता है कि कुछ सर्विस शुल्क या सुविधा शुल्क दिया जाता है। जनरली उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट जो है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही परंपरा है। महाजन और ये सब कुछ हम सुनते आए हैं, इतिहास में खूब पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या था, वो ये है कि जब मूलधन यानी उधार लिया गया दिया गया धन स्थिर हो, जितना पैसा आपने दिया यानी जो बेस वैल्यू है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ब्याज कैलकुलेट हो रहा है, वो अनचेंज्ड रहे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो इस प्रकार से ब्याज की गणना करने की विधि को साधारण ब्याज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जो बचपन में मैंने फॉर्मूला याद किया था, 5वीं क्लास में शायद मेरे पास में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, हमारी मैम ने समझाया कि इसका फॉर्मूला है समुद्र बटे 100। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ अप टू माई ग्रेजुएशन। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है समुद्र बटे 100। ऐसे याद रखिए, समुद्र का मतलब समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। समय कितने सालों के लिए, मूलधन क्या धन दिया गया और दर किस रेट से देना है, यानी 100 रुपए पर कितने रुपए की वृद्धि, वो दर कहलाती है। ये जनरली प्रतिशत में ही दी हुई होती है। क्या याद रखने लायक बात है इसमें कि यहाँ जो आप समय इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जो दर है, उन दर में यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी उन दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। यदि दर दी गई है वार्षिक, जैसे मान लीजिए 15% वार्षिक, 4% वार्षिक, तो समय भी वर्षों में आएगा। यहाँ आप समय लिख दें 10 महीने और यहाँ लिख दें यदि आप 5% वार्षिक रेट, तो ये एक इनजस्टिस है, गणना गलत होएगी। तो प्लीज, यदि यहाँ वार्षिक दर है तो यहाँ भी वर्ष में समय आएगा, यहाँ दर मंथली है तो यहाँ मंथ में टाइम आएगा, यानी महीनों का वक्त लिखा जाएगा। तो बहुत आसान सी बात थी। फिर भी चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1000 रुपये 3 सालों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि किसी को दिए जाएं या कोई व्यक्ति उधार ले, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1000 रुपये का 10%, यानी प्रति 100 के लिए 10 रुपए देना है। तो 1000 के लिए कितना होगा, 100 रुपए। 1000 रुपए का 10%। कल की क्लास में हमने देखा था कि का जहां होता है वहां मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1000 इंटू 100, सॉरी 10/100, 1000 इंटू 10/100, तो दैट विल बी 100 रुपीज। तो 100 रुपए ब्याज पहली साल के लिए। इसी प्रकार से साधारण ब्याज है तो 100 रुपए अगली साल के लिए, और साधारण ब्याज हो तीसरी साल के लिए भी 100 रुपए। सो हाउ डज इट मेक, टोटल ब्याज कितना हुआ, तो तीनों सालों का जोड़ दीजिए। अब इसमें गौर करने लायक बात यह है कि ये जो 100 रुपए ब्याज के हैं, यदि सालाना कैलकुलेट करते ही जिसने लिया है जिसने दिया है वो उसको नहीं लेगा तो ये पड़े पड़े बढ़ेंगे नहीं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 100 रुपए जो ब्याज है, यदि मान लीजिए आपने बैंक में जमा करवाया पैसा और यदि आपको ब्याज वार्षिक रूप से कैलकुलेट हो रहा है और चक्रवृद्धि नहीं है, साधारण ब्याज है, तो ये जो ब्याज का पैसा है ये बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा अनचेंज्ड, ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा। तो कहने का मतलब मूलधन समान है और इस प्रकार से अर्जित की गई ब्याज की राशि भी बदलती नहीं है, उस पर कुछ और अर्जन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो प्राप्त 3 सालों का ब्याज है वो 300 रुपए है। आगे चलते हैं। यदि यही चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हो तो क्या होगा, तो होगा मूलधन हर गणन चक्र के बाद बदल जाता है। ये गणन चक्र क्या है, ये है बेसिकली कंप्यूटेशनल पीरियड या कंप्यूटेशनल साइकिल, यानी गणना कितने टाइम बाद की जाएगी। तो यदि मान लीजिए 6 माह बाद गणना होती है तो इसका मतलब साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा, साल में 2 बार। और यदि गणना त्रैमासिक होती है, यानी हर 3 माह में गणना होती है, तो साल में 4 बार ब्याज की कैलकुलेशन होगी, तो 4 बार मूलधन बदल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फंडा है वो ये कि जितनी बार ब्याज की गणना होगी उतनी बार मूलधन बदल जाएगा। तो जैसे इससे पिछले वाले स्लाइड में था कि हमने कहा ये 100 रुपए बैंक में पड़े रहेंगे, न तो ये कम होंगे ना ये बढ़ेंगे,
लेकिन यदि ये केस चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो इनमें परिवर्तन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है। जैसे वही एग्जाम्पल, 1000 रुपए का 3 साल के लिए 10% सालाना ब्याज, लेकिन इस बार चक्रवृद्धि से कैलकुलेट करना है। तो हम एक बहुत साधारण विधि से लेमैन टर्म में समझेंगे कि पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1000 का 10%, वो 100 रुपए। ये आपने देखा, इससे पिछले वाली स्लाइड पे मैं जाती हूँ, साधारण ब्याज में भी 100 रुपए ही था। तो एक गौर करने लायक बात यह है कि यदि गणना चक्र 1 साल हो और सिर्फ 1 साल के लिए ही कैलकुलेशन करनी हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहते हैं। यानी पहले साल या पहले गणन चक्र के लिए दोनों ब्याज बराबर होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा, जब दूसरे वर्ष के लिए हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे होगी, तो ये जो पहले वर्ष में हमने अर्जन किया या चुकाया, उसका मान जो है वो जुड़ जाएगा नए मूलधन में, यानी नया मूलधन बनाने के लिए। तो पुराना मूलधन हमारा था 1000 रुपए, ब्याज आया 100 रुपए, दोनों मिलकर के हो जाएंगे 1100 रुपए। तो इस बार नया मूलधन 1100 रुपए है और ब्याज की गणना इन 1100 रुपए पर होगी। तो इस बार क्या हो रहा है, 100 रुपए जो पिछले साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा या उस पर भी ब्याज देना होगा। तो ब्याज पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज पर ब्याज देने को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये देखिएगा दूसरे वर्ष में कितना ब्याज होगा, वो होगा 1100 रुपए का 10%, वो होता है 110 रुपए। और तीसरे वर्ष का जब हम मूलधन ज्ञात करें तो क्या होगा कि 1100 रुपए बेस है और इसमें जुड़ जाएगा 110, तो ये हो जाता है 1210 रुपए। तो तीसरे वर्ष की गणना अब 1210 रुपए को बेस मानकर, यानी इसको मूलधन मान के होगी। तो तीसरे वर्ष का ब्याज होगा 1210 का 10%, वो होगा 121 रुपए। तो यदि हम ये गणना करें कि इस चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन के मोड में टोटल कितना ब्याज हुआ, तो होगा 100 रुपए, 110 रुपए और 121 रुपए का जोड़, यानी 331 रुपए। ये अपने आप में 300 रुपए से काफी ज्यादा है। इनफैक्ट कितना ज्यादा है, 10% से भी ज्यादा है। 300 रुपए का 10% 30 रुपए होता है, तो उससे भी ज्यादा है। तो इस प्रकार आप ये बात तो समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। और तीसरी बात ये कि हर बार मूलधन जो है उसमें वृद्धि हो जाती है यदि आप छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? ऑफ कोर्स देयर इज अ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, हमने देखा था कि हर बार बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है, जो इससे पुरानी वाली साइकिल का इंटरेस्ट था, यानी जो हमने गेन किया वो। तो इसके लिए हमने प्रतिशत पढ़ते वक्त देखा था कि कितना परसेंट बढ़ाना है, यानी मूलधन बढ़ाना है, लेकिन कितना परसेंट। तो यहाँ वो फॉर्मूला लगेगा, से वाला फॉर्मूला याद कर रहे हैं आप, प्रतिशत वाला। तो मान लीजिए आपका कोई मूलधन है P और उसमें आपको किसी R% की वृद्धि करनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा 100 प्लस R/100, और कितने सालों तक के लिए गणना करनी है, उतनी बार इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते चले जाइए। कई जगह फॉर्मूला लिखा होता है कि पावर T, लेकिन पावर T यदि समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो वो वाला याद करते हैं कि हमें 5% वृद्धि करनी है और 10,000 रुपए के लिए, तो 10,000 रुपए 5% वृद्धि यानी 105/100 गुणा फिर से 105/100, और 3 सालों के लिए तो 105/100। या और भी सिंपल टर्म्स में बोले तो 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 105। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब इससे निकलेगा क्या, इससे बढ़ा हुआ मान निकल रहा है, यानी धन कितना बढ़ गया वो निकल रहा है। तो मिश्र धन होता है। हम जानते हैं कि मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ हो पूरी राशि में तो उसको मिश्र धन कहते हैं। तो ब्याज कितना होगा उसमें से मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दीजिए तो आपको ब्याज मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गणना चक्र का आपको ध्यान रखना है, यानी कंप्यूटेशनल साइकिल का ध्यान रखना है। पुराने एग्जाम्पल में हर 6 माह से यदि हम गणना करें तो हमारी रेट जो है वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि साल में 6 माह, साल का कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा है, तो सिमिलरली हमें रेट को भी हाफ करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि गणना चक्र की वजह से फर्क क्या पड़ता है। मैं इतना क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ कि कंप्यूटेशन साइकिल का हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तक इस पे सवाल नहीं आया है RS प्री में, इस बार हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए।
तो उसी का देखते हैं कि पहले 6 माह में कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले 6 माह में ब्याज मिलेगा 1000 का 5/100 यानी 50 रुपए। फिर 7वें से 12वें महीना यानी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मिलेगा 1050 इंटू 5/100। ये 1050 क्या है? पहले साइकिल का 1000 रुपए मूलधन प्लस ब्याज 50 रुपए, तो इट बिकेम 1050 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, तो ये आता है 52.5 रुपए। सिमिलरली जो तीसरा साइकिल है 13वें से 18वें महीने के बीच का, तो उसमें क्या करेंगे हम 1050 और 52.5 यानी 52.5 को जोड़ देंगे, ये हमारा मूलधन होगा। तो हमारा मूलधन बन जाता है 1102.5। अगेन वो इसका 5% ब्याज मिलेगा, तो ये बनता है 55 रुपए 125 पैसे। आई एम सॉरी 55 रुपए और 125 पैसा। देन 19वें से 24वें में ब्याज कितना होगा? तो हमें इन दोनों को जोड़ करके नया मूलधन प्राप्त करना है, और जो नया मूलधन है वो है 1157.625 देन मल्टीप्लाइड बाय 5/100, ये आता है नया ब्याज 57.88। इस प्रकार से हमने यदि पूरे 36 महीनों तक की 6 बार गणना करी, तो हमारा लास्ट जो कंप्यूटेशन है यानी जो लास्ट कैलकुलेशन वो आती है 63.81। अब इन सारे ब्याजों को जोड़ देते हैं, तो देखिए कितना ब्याज बनता है। तो कुल ब्याज बन जाता है 340 रुपए 0.065। ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, जहां पर एनुअल कंप्यूटेशन हो रही थी। एनुअल कंप्यूटेशन में 331 रुपए बन रहा था। हमने सेम एग्जाम्पल के तीनों केस देखे, साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज जहां गणना सालाना रूप से हो रही है यानी वार्षिक रूप से हो रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज जहां 6 माह से गणना हो रही है यानी साल में 2 बार कंप्यूटेशन होता है ब्याज का। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जितनी बार गणना होगी उतनी बार जो है ब्याज अधिक लेना या देना होगा। तो यानी गणना चक्र का फर्क पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको स्टार बनाया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100। और ये कितनी बार आएगा? जितने आपको चक्र चलाने हैं उतनी बार आएगा। ये दर क्या होगी? ये दर चक्र पर डिपेंड करेगी। फिर इस प्रकार से जो राशि प्राप्त होगी वो होगी हमारा मिश्र धन। इसमें से मूलधन को माइनस कर दीजिए तो आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, साधारण ब्याज में 20 वर्षों में धन की राशि दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? अब हमें ये देखने की जरूरत है, कोई चीज दोगुनी हो गई यानी कोई भी चीज A है वो 2 गुना हो गया, तो 2A हो गया, यानी A में A और जुड़ गया तभी तो वो 2 गुना हुआ। तो बेसिकली A तो मूलधन था, ब्याज किसके बराबर आया? ब्याज आया खुद इसी के बराबर। तो अब हमें क्या करनी है? दर निकालनी है। हमने फॉर्मूला देखा था समुद्र बटे 100। ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, समुद्र बटे 100। इससे निकलता है साधारण ब्याज। अब हमारा ब्याज कितना है? जितनी राशि हमने दी उसी के बराबर ब्याज है, तो मैंने रख दिया, मान लीजिए मेरी वो राशि A है तो उतना ही ब्याज है। समय कितना है? समय इन्होंने 20 वर्ष दे रखा है। मूलधन कितना? A। दर हमें मालूम ही नहीं, तो दर को दर ही रहने दो, बटे 100। अब 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसको सॉल्व करते हैं तो दर आएगी, दर बराबर A अपॉन A एंड इंटू 5। आप देख पा रहे होंगे शायद, ये 20 पंजे A, तो दर क्या आती है? 5%। अब यहां जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें तो 5% है नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कि 5%, तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिशत यानी हर 100 में से 5 के नीचे 100 लिख दीजिए। तो जैसे हम 5 के नीचे 100 लिखते हैं तो इसका मान हो जाता है, अब भाई इस केस में दशमलव कहाँ लगा हुआ है? 5 के बाद लगा हुआ है, तो नीचे 2 जीरो है तो आपको लेफ्ट में 2 शिफ्ट करने होंगे, तो पहला किसका दो, दूसरा किसका दो, तो वैल्यू हो जाएगी 5 के बाद के जीरो को एक यहाँ और एक यहाँ सरकाना है, तो ये 0 और यहाँ डेसिमल आ गया। सो द वैल्यू इज 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए का
3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर दोस्त जिनको कुछ लोगों ने कहा था कि हमें स्क्रीन पे दिखता नहीं है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। 2000 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमने देखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। आप मूलधन लीजिए और इसको बढ़ाना है आपको, क्योंकि आप ब्याज तो प्राप्त करते हैं। तो कितनी दर से? 5%। तो 5 के लिए क्या करना है, या तो 1.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 बार, या फिर इसी का और लिख रही हूं, और यानी इसके अलावा क्या कर सकते हो, या फिर ऐसा कर लीजिए 2000 गुना 105/100, 105/100 गुना 105/100, या फिर फॉर्मूला जिनको याद है वो फॉर्मूला से कर सकते हैं, पर मैं जनरली फॉर्मूला को प्रेफर नहीं करती। गुना 1 प्लस दर बटे 100 की घात 3, तो दैट कम्स टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5/100 एंड इट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। इन ऑल दीज 3 केसेस आंसर सेम ही आएगा। तो इसका आंसर आता है करीब 2315.25 माइनस 2000। मैं यहाँ बात करती हूँ, माइनस 2000 को नहीं भूलना है हमें, माइनस 2000 को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि हमारा मूलधन है, और माइनस 2000। तो इसके बाद में आंसर आता है करीब 315.25। ये कैलकुलेशन, क्योंकि आरपीएससी के प्री एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो एक बात याद रखिएगा कि कैलकुलेशन आसान आती है। कैलकुलेशन वो ऐसी आती है जो ऊपर और नीचे कट जाए आसानी से, बहुत टफ कैलकुलेशंस नहीं आती। तो ये बहुत आसानी से कर सकने लायक सवाल है। आगे चलते हैं। 5000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, ये कीवर्ड है जिसको छोड़ना नहीं है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने से। तो लेट्स सी 6 महीने में कितने, 2 वर्षों में कितने 6 महीने होते हैं? 4 साइकिल होंगे, 1 साल में 2, तो 2 साल में 4, तो यानी 4 साइकिल होंगे। फिर 6% की दर है, लेकिन ये सालाना है, तो अगर 6 महीने के लिए लेनी हो यानी अर्धवार्षिक लेनी हो तो क्या हो जाएगी? हाफ। तो 6 का हाफ यानी 6 का आधा कितना होता है? 3%। अब गणना करते हैं, तो इसी गणना होगी 5000 यानी 5000 गुना 103/100 गुना 103/100 गुना 103/100, 4 बार आएगी ये सेम वैल्यू। मैं ऐसा लिखना भी प्रेफर नहीं करती, मैं तो सीधे 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 ये प्रेफर करती हूँ, बट इट इज जस्ट द सेम। अब इसको करें कैसे? इसको करने का ये है कि आप 2 बार 103 को मल्टीप्लाई कर लो। एक बार इसको कर लिया, जो उत्तर है उसको उसी से कर दीजिए। कुछ लोग कैसे करते हैं, जैसे 103 को 103 से मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आता है 10609 डिवाइड बाय 40, और फिर क्या करते हैं, फिर इसी नंबर को 103 से करते हैं। जब दिख रहा है आपको कि 4 बार गुणा करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये उत्तर आया है, तो सेम इनका भी यही आएगा। तो यहां लिख लीजिए 10609 डिवाइडेड बाय 10,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस प्रकार से जो मान निकलेगा वो हमारा मिश्र धन होगा। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। तो इसका उत्तर निकल कर क्या आता है? 5627.54 लगभग। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 5000, तो उत्तर आएगा 627.54। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि साइकिल्स का क्या महत्व है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं ग्रेजुअली मतलब आपको आसानी से टफ क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रही हूं, सो दैट आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएं। अगला क्वेश्चन है, रुपए 5000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की वार्षिक दर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 6%, 7% और 8% हो। अब यहाँ ब्याज की दर फिक्स नहीं है, तो डरना क्या है? कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, मूलधन को गुणा करना है। तो यानी पहली बार मूलधन को 6% बढ़ाना है, सिंपल। तो 6% बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे? 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले वर्ष में 7% बढ़ाना है तो 1.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तीसरे वर्ष में 1.08 से। ये क्या कर दिया?
फिर से देखते हैं। हमने देखा था कि प्रतिशत का जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो रेट कितनी रेट से बढ़ना है, तो बढ़ना होता तो हम क्या करते हैं कि एक तो खुद वो वैल्यू होगी ही जो 100% होगी, कोई भी वैल्यू खुद का 100% होती है, फिर उसका कितना परसेंट बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है उसको इस 100 में जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी। इसको अगर यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर दीजिए 5000 गुना 106/100 गुना 107/100 गुना 108/100। यदि ये करने में भी तकलीफ है तो आप प्लीज, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन आपको अंदर या बाहर कर सकता है, तो साधारण तरीके से गुणा कर लीजिए। पहले साल में ज्ञात कर लीजिए कि पहले साल में क्या होगा, तो पहले साल में ब्याज होगा 5000 गुना इसका 6%, तो इसका हो जाएगा 5 6 30, तो यानी करीब 300 रुपये, जी हाँ 300 रुपये। दूसरे वर्ष में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5300 रुपये मूलधन हो जाएगा और उसका 7% हमें निकालना होगा। फिर जो उत्तर आएगा उसको इस उत्तर में जोड़ना होगा। अल्टीमेटली घूम फिर करके ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इस प्रकार के सवाल यदि आ जाएं जिनमें घटती और बढ़ती हुई रेट्स हो तो करने का तरीका बस यही है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। अब एक सवाल आ जाता है, ये सवाल है 2016 में पूछा गया। 2013 में मैंने देखा कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया था। ये सवाल बहुत अच्छा था जिसमें पूछा गया कि समान वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपए का 2 साल के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज व सरल ब्याज में अंतर जो है वो 96 रुपीज का है। तो बताइए कि ब्याज की दर कितनी है। ये शायद पहली बार जो पढ़ेंगे उनको लगेगा कैसे करें कैसे करें। बिल्कुल मत डरिए, साफ साफ आरपीसी ने लिखा हुआ है कि सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान रखेंगे, तो इसका मतलब है वो आपके डरने के लिए नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। फिर से सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, समान वार्षिक ब्याज दर से रुपए 15,000 का 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का डिफरेंस 96 रुपीज है। सुंदर बात यह है कि सिर्फ 2 सालों की गणना करनी है। अब हमने पढ़ा था कि पहले वर्ष दोनों ब्याज बराबर होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो यानी गड़बड़ कहाँ हुई है, गड़बड़ हुई है जब दूसरा वर्ष आया तब सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मिलेगा पुराना वाला सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट को हमने प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन में जोड़ करके नया जो निकाला था दर के साथ वो और आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे शायद मैं क्या कहना चाह रही हूं। पहले वर्ष का केस तो बराबर है, तो पहले वर्ष को तो कंसीडर ही नहीं करना है। दूसरे वर्ष में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किस वजह से है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मूलधन जो है वो बढ़ गया। तो मूलधन कितना बढ़ा, मूलधन बढ़ा, जो प्राइमरी मूलधन था उसमें पहले वर्ष का ब्याज, इसकी वजह से डिफरेंस आया। और मान लीजिए दर तो वही है, तो अब इसकी दर अगर निकालेंगे यानी इसका ब्याज निकालेंगे तो वो तो प्राइमरी मूलधन यानी प्राइमरी जो वैल्यू थी उसका दर बटे 100 से ही निकलेगा। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही है। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ है। तो पहले वर्ष का ब्याज जो है, पहले वर्ष का किसी भी वैल्यू चीज का ब्याज होता है, मान लीजिए उसका प्राइमरी मूलधन ये है गुणा दर बटे 100, और जब इस पे दोबारा ब्याज कैलकुलेट होगा तो वो फिर से दर बटे 100 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रही हूं मैं? कहना आपको सिर्फ ये चाह रही हूं कि डिफरेंस किस वजह से आया। डिफरेंस इस वजह से आया कि पहले साल का जो ब्याज निकला, और साधारण ब्याज होता है, पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इंटरचेंजेबली वो अगले साल के लिए मूलधन में जुड़ जाएगा और फिर उसका साधारण ब्याज कैलकुलेट होगा। हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में ये देखा था जब हम ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर रहे थे। पहले साल के लिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें का फॉर्मूला वही होता है समुद्र बटे 100। लेकिन दूसरे साल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा कि ये समुद्र बटे 100 के द्वारा जो हमने ब्याज निकाला वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए आपका मूलधन x रुपए है
और इसमें समुद्र बटे 100 जुड़ गया, प्लस हो गया। तो अब इस पूरे का निकलेगा ब्याज, और यहां ब्याज निकालने के लिए फिर से वही समुद्र बटे 100 फॉर्मूला आएगा। तो यहां कहना ये चाह रहे हैं कि x का जब ब्याज निकाला जाएगा तो वो फिर से सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। डिफरेंस किस फैक्टर की वजह से आया? डिफरेंस आया इस समुद्र बटे 100 को फिर से समुद्र बटे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारा समुद्र बटे 100 गुणा दर बटे 100, ये जो फैक्टर है 96 रुपीज है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की कि ये जो 96 रुपीज का डिफरेंस है किस वजह से है। ये इस वजह से है कि पहली साल का जो मूलधन ब्याज था वो ब्याज अगले साल फिर से हमें ब्याज दे रहा है। तो पहली साल के ब्याज का ब्याज 96 रुपीज है। तो पहले साल के ब्याज का ब्याज 96 रुपीज है। अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं। हमें दिया हुआ है कि मूलधन है 15,000 रुपए और दर हमें मालूम नहीं, तो दर को हम मान लेते हैं रेट आर से डिनोट करते हैं, बटे 100 गुना फिर से दर बटे 100 बराबर 96। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 1 0 का 1 0 इससे कैंसिल, यहाँ ये 10 है और यहाँ 15 है, तो ये 5 दूनी 10, 5 3 15। अब ये हो जाएगा, मैं इसी के सामने लिखने की कोशिश करती हूँ, आर स्क्वायर बराबर 96 डिवाइड बाई 3। 96 बाई 3 का मान होता है 3 2 30। कहीं हमसे कुछ छूटा नहीं, हमसे 2 छूट गया है। 96 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो आर स्क्वायर विल बी 64। इस प्रकार से आर का मान 8 आता है। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 दूनी 16, तो सॉरी 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर कम्स टू 64। हमें पता है 8 8 64 होता है, तो आर का मान 8 आएगा। तो ये 8% हमारी ब्याज की दर है। ये एक बहुत अच्छा सवाल था और इसमें ट्रिक सिर्फ इतनी थी कि पहले साल के लिए दोनों का ब्याज बराबर होता है और दूसरे साल में डिफरेंस इस वजह से आता है कि पहले साल का जो ब्याज था वो अगले साल जो है वो हमें ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। अगला सवाल, ये सवाल 2018 में पूछा गया था और ये भी एक बहुत शानदार सवाल है। इसमें ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है। ये कहते हैं 17 और 18 साल के किसी एक व्यक्ति के पास में 2 बच्चे हैं और उन दोनों के लिए उसने फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट्स, और उसके पास में टोटल 16,400 रुपए थे। 16,400 रुपए को उन्होंने इस प्रकार से बांटा है कि दोनों बच्चों को, मान लीजिए एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, ये 17 साल का है और ये 18 साल का है। इन दोनों में इस पैसे को इस प्रकार से बांटा है कि जब ये बच्चे 20 साल के होंगे तो 20 साल के ये तो 2 ही साल में हो जाएगा और इसको 3 साल लगेंगे 20 का होने में, तो उन दोनों को बराबर राशि मिले। अब रेट इन्होंने दे रखी है कि रेट है 5%। अब उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या हो, समझ में कैसे आएगा कि क्या करना है। तो हमें ये पता है कि पैसे उन्होंने बांटे हैं, तो कुल पैसे तो हमें मालूम ही नहीं है। और ढूंढना क्या है, छोटे पुत्र के लिए। छोटा पुत्र कौन, जो 17 साल का है। तो इसी को मान लो P। हम ये मान लेते हैं कि माना छोटे बच्चे को उन्होंने पैसे दिए P, छोटे बच्चे को पैसे दिए P, तो P को तो 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा और A जो चाइल्ड है उसको 2 साल के लिए ब्याज मिलेगा। सुंदर बात यह है कि दोनों को समान धनराशि मिलेगी, यानी दोनों को जो मिश्र धन है वो बराबर मिलेगा। तो हमें करना सिर्फ ये है कि पहला बच्चा जिसको 3 साल के लिए ब्याज मिल रहा है उसको ब्याज मिल रहा है 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.05। अगर आप इसको 1.05 नहीं लिखना चाहें तो आप इसको हटा करके नीचे 100 लिख सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली योर विश। मैं हटा देती हूँ इस डॉट को, फिर से 100 लिख देती हूँ यदि आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो। फिर उन्होंने कहा कि ये वैल्यू किसके बराबर है, दोनों बच्चों को बराबर पैसे मिलने हैं, तो ये वैल्यू बराबर है 16,400 में से P घटा देंगे तो इस बच्चे के लिए दिया गया मूलधन आ जाएगा, गुना इसके पैसे तो 2 ही सालों के लिए जमा है, तो हो जाएगा 105/100 गुना 105/100। ये एक खंड पूरा का पूरा इस खंड के साथ कट जाएगा, ये एक खंड इसके साथ कट जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी, ये होगा 21/20 और तो इसको हम लिखेंगे P गुना 21/20 बराबर 16,400 माइनस P।
ये सवाल बहुत आसान हो गया है। अब 20 को इधर लेके जाएंगे तो 20 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेके जाते हैं 21p यानी 21p बराबर 20 गुना 16,400 माइनस p। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो ये 20 इस p से भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 16,400 माइनस 20p। ये 20p जब इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 41p बराबर 20 गुना 16,400। अब इस 41 को यहाँ से काटेंगे तो इधर ही नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 8,000 रुपये। तो इन महाशय ने अपने छोटे बेटे को दिए 8,000 और बड़े बेटे को दिए 8,400। यहाँ मैंने ये वैल्यू 8,000 p छोटे के लिए क्यों मानी, क्योंकि हमें यही गणना करनी थी। यदि हम बड़े के लिए p मानते तो हमें उसको 16,400 में से माइनस करना पड़ता, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, और ये प्रोबेबली आज की डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये 2018 में प्री में पूछा गया था, आरएस प्री में, जिसमें पूछा गया कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए नहीं, इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 874 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, बट स्टिल इसको करते हैं। देखिए ये क्या है, हमें राशि मालूम नहीं है, तो मान लीजिए राशि p है, फिर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10% यानी 1.1 गुणा 1.1 माइनस p, तो ये तो हो गया साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज होगा 2 गुना समय गुना मूलधन, मूलधन मालूम नहीं p है, गुना दर दे रखी है 10/100। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 874 रुपये, और हमें p निकालना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। करेंगे क्या, करेंगे ये कि यहाँ से p कॉमन है, 1.1 इंटू 1.1 यानी 11 गुना 11 तो 121, तो ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये है सॉरी माइनस, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, या फिर इसको 0.2p भी कर सकते थे, जो भी आपकी इच्छा है। 0.2p इज इक्वल टू 874। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.21p माइनस 0.2p इज इक्वल टू 874, एंड इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 0.01p इज इक्वल टू 874। हियर इट गोज p इज इक्वल टू, अब ये p दे जाएगा तो नीचे हो जाएगा 874 डिवाइड बाई 0.01। इन दो जीरो को हटाने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये तो आंसर आ जाता है 87400, 87,400 रुपये। अगला सवाल, ये 2018 में ही पूछा गया था। ये सवाल है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 9 वर्षों में यह राशि मूलधन की k गुनी हो जाएगी, तो k का मान बताइए। ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय ये सवाल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि हर बार वैसी ही वृद्धि होगी जैसे पहले हो रही थी, तो हमें इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। हमें ये देखना है कि यहाँ से हमने शुरू किया, 3 साल में 2 गुना हो गई, 2 टाइम्स, तो अगले यहाँ से जब दोबारा शुरू करेंगे 3 साल का साइकिल 6 वर्षों तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना से शुरू होगी तो 2 गुना का 2 गुना होगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। फिर अगले 3 सालों का जो साइकिल है 9 वर्ष पे जाके रुक रहा है, उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट तो 4 टाइम का है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, फिर इसका 2 गुना यानी 8 टाइम्स। तो इसका उत्तर बहुत ज़्यादा आसान था, 8 टाइम्स। आई होप आपको आज इस वीडियो से समझ में आया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ कुछ बातें याद रखनी है आपको कि पहले साल के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज बराबर, दूसरे साल से जो डिफरेंस आना शुरू होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ पहले साल का जो साधारण ब्याज है उस पर ब्याज मिलता है। तीसरी बात आपको याद रखने की ये है कि बहुत लंबे फॉर्मूले मत याद कीजिए। 1.11 या 1.05 जिस प्रकार से हमने अभी भी किए थे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यदि आपसे सवाल उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते हैं तो जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में शुरुआत करते वक्त बताया था कि हर साल दर साल गणना कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए।
इससे ज़्यादा तरीका, अच्छा तरीका नहीं है इन सवालों को सॉल्व करने का। और मैथ्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको बहुत आसानी से स्कोर हो जाता है, मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इसमें कुछ रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिए। उससे होगा ये कि अगली बार मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। नमस्कार।